हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूं। आज हम समझाने वाले हैं कि भाई केंद्र राज्य संबंध क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप सबको पता है, हम पिछले क्लासेज में बताए भी हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और इसमें हमने बताया था कि भारत में संघात्मक यानी संघीय शासन व्यवस्था को गले लगाया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, यानी कि पावर जो है, यानी देश में शासन चलाने वाली जो शक्तियां हैं उसको अलग अलग सरकारों में बांट दिया जाता है, किसी एक सरकार में उसको केंद्रित नहीं रखा जाता है। तो आपको हम बताए थे कि भाई भारत में क्या हुआ है कि जो शासन चलाने की शक्तियां हैं, पावर है, वह केंद्र सरकार के हाथों में केवल केंद्रित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के साथ साथ इकाइयों के सरकारों में, स्पेशली अब राज्य सरकार की यहां बात करते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शासन चलाने वाली शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का अलग प्रयोग करेगी, राज्य सरकार अपने अधिकारों का अलग प्रयोग करेगी। फिर इन दोनों में मधुर संबंध बना रहना जरूरी है, यानी कि दोनों में एक अच्छा रिलेशन बना रहना जरूरी है। अगर केंद्र सरकार कोई काम कर रही है, अपने अधिकारों का प्रयोग करे, राज्य सरकार उसका विरोध करे, या राज्य सरकार कोई अपने ही अधिकारों का प्रयोग करिए, केंद्र सरकार उसका विरोध करे, तो ऐसे कंडीशन में भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगेगा, उसमें गड़बड़ी उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि इन दोनों के द्वारा अपने अपने अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए, और इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, यानी दोनों अपने अधिकारों का प्रयोग उचित तरीके से कर सके। और इसी कारण से भारत में एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो इन दोनों सरकारों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का काम करती है, और उस संस्था का नाम है सरकारिया आयोग। ये जो सरकारिया आयोग है, यही केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित रखने का काम करती है। हम आपको बता दें कि जो केंद्र राज्य संबंध की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें 3 टॉपिक आपको जानना होता है, यानी कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में क्या रिलेशन है, इसको 3 परिप्रेक्ष्य में समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्य में विधायी संबंध क्या है, यानी कि कानून बनाने के संदर्भ में देखा जाए तो केंद्र और राज्य में क्या संबंध है। फिर हम आपको समझाएंगे कि केंद्र और राज्य दोनों में प्रशासकीय संबंध क्या है, यानी कि शासन चलाने के संदर्भ में देखा जाए तो इन दोनों सरकारों में कैसा रिलेशन है। फिर हम वित्तीय संबंध की भी बात करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन की भी यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, यानी कि वित्त के मामले में केंद्र और राज्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम आपको केवल विधायी संबंध के बारे में बताएंगे, और अगले क्लासेज में ये बाकी के दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम आपको विधायी संबंध के बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विधायी संबंध को समझाने से पहले हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में जितने सारे विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। तो यहां सबसे पहले विधायी संबंध की अगर हम बात करेंगे तो इसमें केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दिया गया है, और आपको इन सारे पॉइंट से ये बातें क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले देखा जाए तो हमारा जो संविधान बना है, हमारे संविधान में एक बात क्लियर कहा गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाई अगर संसद और राज्य का विधानमंडल, संसद का मतलब कि केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था कौन है? संसद है, और प्रत्येक राज्य में अपना विधानमंडल है जो कानून बनाने का काम करती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो संसद है जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है, और प्रत्येक राज्य में जो विधानमंडल कानून बनाती है, अगर इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है, जैसे ये मतलब है कि भाई अगर संसद एक किसी विषय पे कानून बनाया और उसी विषय पर, ठीक है, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाया है,
लेकिन दोनों कानून जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है, दोनों कानून एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो राज्य सरकार अगर अपने कानून को, राज्य सरकार तो अपने ही राज्य में केवल लागू करने के लिए बनाई है वो कानून, और उसी का थोड़ा उल्टा कानून जो है केंद्र सरकार बना दे, यानी कि केंद्र सरकार का कानून तो सारे भारत में लागू होगा, तो डेफिनेटली उस राज्य में भी लागू करना होगा जो उल्टा कानून बनाया है। तो ऐसे कंडीशन में विरोध होने लगेगा कि भाई हमारे राज्य में किस कानून को मान्यता दी जाए, जो हमारे राज्य का विधानमंडल बनाया है उसको, या फिर जो संसद द्वारा कानून बनाया गया उसको। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी संघीय कानून को ही मान्यता दी जाती है, यानी जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बना है, जो संसद के द्वारा कानून बना है उसी को मान्यता दी जाएगी, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो दूसरा पॉइंट आपको हम समझाते हैं। राज्यसभा जो है ये भी केंद्र का सदन है, केंद्र सरकार का एक सदन है राज्यसभा। तो राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि भाई यदि वह राज्यसभा क्या करे कि यदि 2/3 बहुमत से, ठीक है, राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के सारे विषयों पर वैसे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सूची का कोई ऐसा विषय है जो असल मायने में राष्ट्रीय महत्व का है, यानी कि उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होना चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है राज्यसभा के 2/3 सदस्यों को, और राज्यसभा के जो सदस्य है 2/3 बहुमत से इस बात को घोषित कर दिए कि भाई राज्य सूची का यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है। तब ऐसे कंडीशन में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, यानी कि वह राज्य सूची का विषय संघ सूची में ट्रांसफर हो जाता है, उस पर संसद कानून बनाने लगती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि भाई कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखा जाए जहां पे विधानसभा नहीं है, तो वहां पे राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा। कहने का अर्थ यह है कि भाई संघ सूची का जो विषय होगा उस पे तो केंद्र सरकार कानून बना रही है, तो भारत के सारे राज्य, भारत के सारे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। समवर्ती सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार को अधिकार होता है कानून बनाने का, तो वो भी पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन राज्य सूची के विषय पर तो राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। अब वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानमंडल नहीं है, तो फिर वहां पे राज्य सूची के विषय पर कानून कैसे बनेगा, क्योंकि उस पर कानून तो विधानमंडल ही बनाती है, और वहां विधानमंडल है ही नहीं कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में। तो वहां पे अब संसद ही, यानी कि हमारा केंद्र सरकार ही जो संसद से कानून पारित करती है, हमारा संसद ही क्या करेगा, उस केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाएगी, यानी कि वहां कानून राज्य सूची के विषय पर भी संसदें बनाएगी। केंद्र संघ सूची के विषय पर तो संसद कानून बनाती ही है, और वहां जहां पे विधानमंडल नहीं है वहां संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाया जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट से तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि भाई केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति मिला है कानून बनाने के संदर्भ में देखा जाए तो। अब चौथा कंडीशन समझिए, चाहे हम युद्ध की बात करें, किसी दूसरे कंट्री से युद्ध छिड़ गया, या अपने ही देश में आंतरिक अशांति, अपने देश में ही मान लीजिए सांप्रदायिक दंगा हो गया, या कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिससे हमारे देश के अंदर अशांति का माहौल बन गया, ठीक है, या फिर देखा जाए तो कभी कभी अशांति के माहौल के कारण हमारे देश में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में, या युद्ध या आंतरिक अशांति की स्थिति में देखा जाए तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार से छीन जाता है। कहने का अर्थ यह है कि भाई संघ सूची और समवर्ती सूची, इस पे तो केंद्र सरकार वैसे भी कानून बना सकती है, लेकिन युद्ध, आंतरिक अशांति और राष्ट्रपति शासन वगैरह लागू होने की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार या विधानमंडल कानून नहीं बनाएगी, क्योंकि ये, ठीक है, देश में अभी अशांति का माहौल है। तो इस कंडीशन में राज्य सरकार को यह जिम्मेवारी नहीं दिया जाता है, केंद्र सरकार अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलता है। पांचवी चीज देखा जाए तो अब इसमें ये विदेशी मामलों की भी हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसी अन्य देश के साथ मान लीजिए कि कोई संधि करनी है, किसी दूसरे देश के साथ हमें संधि करनी है, ठीक है, कोई वार्ता करनी है, या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोई हो रहा है, या कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कोई डिसीजन ली है। मान लीजिए कि भारत बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है,
और वो अंतरराष्ट्रीय संस्था कोई डिसीजन लिए है, जैसे हम बात करते हैं WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पूरे विश्व में स्वास्थ्य की कंडीशन ठीक ठाक रहे, इसके लिए WHO रिसर्च करके कोई अच्छा डिसीजन ली है और उस डिसीजन को पूरे भारत में भी लागू करना है। तो भले ही अगर वह मुद्दा, भले ही वो विषय राज्य सूची में ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वो डिसीजन लिया गया है और उसको हमारे देश में कार्यान्वित करना है, तो उसको पूरे देश में कार्यान्वित करने का अधिकार संसद को है, यानी कि उस पर कानून जो है संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा, चाहे वो विषय संघ सूची में हो या नहीं हो, या फिर राज्य सूची में क्यों ना हो। ठीक है, आखिरी एक और पॉइंट आपको हम समझाते हैं। कुछ ऐसे भी विधेयक हैं, कुछ ऐसे भी कानून है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पास किया जाता है। तो देखिए, जैसे संसद अगर कोई कानून बनाएगा तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्योंकि केंद्र सरकार कानून बना रही है तो केंद्र सरकार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करते हैं तो पूरे देश में वो कानून लागू होता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्यों में जो राज्य विधानमंडल कानून बनाती है, कानून बनने के बाद उस पे राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी होता है, राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जो राज्य विधानमंडल ही पास करती है, लेकिन पूरे राज्य में वह कानून लागू तभी होगी जब राज्यपाल की स्वीकृति नहीं, वहां राष्ट्रपति की भी स्वीकृति जरूरी हो जाती है। हालांकि राज्य के स्तर का कानून है तो उसमें अधिकांश कानून पे तो राज्यपाल की सिग्नेचर ले लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विधेयक है, कुछ ऐसे भी कानून है जिसको राज्य में ही लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल पास कर भी दे, बट फिर भी केंद्र सरकार में जाकर राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने की जरूरत होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की उसमें जरूरत होती है। तो इन सारे पॉइंट से क्लियर हुआ कि जब हम कानून बनाने के संदर्भ में बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल को भी अधिकार है और मतलब संसद को भी अधिकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है, लेकिन ज्यादा प्राथमिकता, ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को ही प्रदान किया गया है। और केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, इसमें जितने भी पॉइंट्स हम समझा दिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगले क्लास में केंद्र और राज्य के बीच के प्रशासकीय संबंध को समझाया जाएगा।